ठीक है। और इस केस में याद है क्या आया था, इस केस में अपना आया था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, याद है। इस केस में अपना ये आया था। तो वोल्टेज में एंगल ओमेगा टी था, तो करंट में कितना था, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो याद रखना कैपेसिटर में जो करंट होता है ना वो आगे रहता है। करंट क्या रहता है, करंट आगे रहता है, करंट वोल्टेज से आगे। तो करंट वोल्टेज से कितना आगे, पाई बाय 2। और यहाँ पे आई नोट क्या होता है, आई नोट यहाँ पे होता है वी नॉट अपॉन एक्सी, और एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है तुम्हारा 1 अपॉन ओमेगा सी। इतना हम लोगों ने अब तक कर लिया कि अगर मैं एसी वोल्टेज को रजिस्टर के अक्रॉस लगाऊं तो क्या होगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस लगाऊं तो क्या होगा। किसी को अब तक इसमें कोई डाउट है तो पूछो, किसी को अब तक इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि आई नोट क्या होता है, वी नोट क्या होता है, एक्सी क्या होता है। एक्सी 1 बाय ओमेगा सी होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी आपका होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, इतना हम लोगों ने अब तक कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एसी अप्लाइड, एसी अप्लाइड टू इंडक्टर। लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, एसी अप्लाइड टू इंडक्टर। इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड। तो मान लो मैं किसी एसी वोल्टेज को किसी सोलेनॉइड के अक्रॉस लगाता हूं। मान लो ये आपका सोलेनॉइड है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको एल दे रखा है, और आपको वोल्टेज कितनी दे रखी है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर तुम भूल गए हो तो हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया है कि किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, माइनस एल डी वाई बाय डी टी। तो अगर तुम इस सर्किट में किरचॉफ इक्वेशन पुट करोगे तो आपका आएगा V माइनस एल डी आई बाय डी टी इक्वल टू 0। अगर आप इस सर्किट में किरचॉफ इक्वेशन पुट करोगे तो तुम्हारी ये इक्वेशन निकल के आएगी। और अगर मान लो तुम्हें किरचॉफ पुट नहीं करना है तो मैं तुम्हें कंसेप्ट से समझाऊं, तो कंसेप्ट से अपन ऐसे समझते हैं, किसी भी सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। तो खाली हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है V, और वहां ऊपर कितना घट रहा है एल डी आई बाई डी टी। किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। तो बैटरी में कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है V, ऊपर कितना पोटेंशियल घट रहा है एल डी आई बाई डी टी। लेकिन आपका V किसके बराबर है, आपका V बराबर है V नॉट साइन ओमेगा टी के। तो V नॉट साइन ओमेगा टी किसके बराबर हो गया, एल डी आई बाई डी टी। तो आप क्या करो, इस डी टी को उधर लेके जाओ, तो आपका V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी यहाँ पे आया, इस L को आप नीचे लेके आओ, इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा डी आई। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। तुम सब ध्यान से देखना, खाली डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है आई, यहाँ पे V नॉट कॉन्स्टेंट है, L कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है, मैं तुम्हें पहले लिखवा चुका हूं अपनी पहली क्लास में, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एक बार यहां तक लिख लो, फिर आगे मैं तुम्हें कराता हूं। तो लिखो एसी वोल्टेज या एसी अप्लाइड टू इंडक्टर। अगर आप किसी इंडक्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हो तो आपका कितना करंट फ्लो करेगा। तो इंडक्टर मतलब उसका इंडक्टेंस आपको एल दे रखा है, नीचे आपने एक एसी वोल्टेज लगा रखा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। तो बड़ा कितना V, घटा कितना एल डी आई बाई डी टी। तो फिर यहाँ पे V की वैल्यू अपन ने पुट कर दी वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो मैंने क्या किया, डी टी को तो मैंने ऊपर भेज दिया, एल को मैंने नीचे भेज दिया। तो वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू डी आई। खाली डी आई का इंटीग्रेशन आई होता है, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल दो। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। अब तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो, और इस इक्वेशन को अपनी कॉपी में लिख लो, आई इक्वल टू वी नॉट बाय एल माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो वापस सुनना, हम लोगों ने क्या किया, हमने एक इंडक्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया, वोल्टेज की वैल्यू है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। तो कितना पोटेंशियल बढ़ा, आपका V बढ़ा, कितना घटा एल डी आई बाई डी टी। ये लास्ट चैप्टर में किया था हमने। तो फिर हमने क्या किया, डी टी को आप ऊपर लेके आ जाओ, एल को आप नीचे लेके आ जाओ, और V की जगह पुट कर दो वी नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हमने खाली दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया है, जो कांस्टेंट है उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। और अगर तुम्हें नहीं पता है
तो खाली डी का इंटीग्रेशन आई होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखना तुम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। तो आई को हम लिखेंगे, ध्यान से समझना, वी नॉट अपॉन एल, इसको बाहर निकाल दो, ओमेगा एल को बाहर निकाल दो, यहां पे आपका बचेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन अगर तुम्हें 10th क्लास से एक फॉर्मूला पता हो तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। और एक और चीज याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं पता है तो इसको लिख लो, ये सब प्रॉपर्टीज है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं, तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता है तो अपनी कॉपी में अभी साइड में लिख लो कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन और ब्रैकेट में माइनस थीटा है, तो इस माइनस को आप बाहर लेके आ सकते हो, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ये फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया। मैंने क्या किया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मतलब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैंने कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। फिर मैं इस माइनस को अंदर लेके गया, तो देखो माइनस अंदर जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, है ना। आपका माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आई आ गया आपका वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसको लिख लो, मेरे साथ साथ लिख लो। और प्लीज यार डाउट है तो पूछो, तुम डाउट नहीं पूछोगे तो तुम्हें कुछ क्लियर नहीं होने वाला। तुम डाउट है तो पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। सर हाँ पूछो। सर वो जो आपने कैपेसिटेंस वाला कराया था, एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू कैपेसिटर, उसमें उसमें आपने वी नॉट अपॉन 1/c ओमेगा को आपने आई नॉट क्यों कंसिडर किया था? वो मैं एक सेकंड आता हूँ, वो एक्चुअली है क्या मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ अभी ऋषिता, यहाँ पे भी वही करने वाला हूँ। एक बार लिख लो, मैं तेरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। एक्चुअली आई नॉट का मतलब होता है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है। तो आई नॉट का फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन एक्सी। जैसे यहाँ पे भी हम वही करेंगे, देखो आई होप तुम लोगों ने लिख लिया हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से देखो। तो आपने वोल्टेज कितनी लगाई, लिखना है क्या, एक सेकंड लिख लो। यस सर। हाँ लिख लो लिख लो, कोई नहीं लिख लो यार, ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें टाइम लगता है इस चैप्टर में। ऋषिता मैं अगले स्लाइड में तेरे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, है ना। यस सर, डन। ठीक है, डन। तो अब तुम ध्यान से देखो। तो हम लोगों ने वोल्टेज कितना लगाया इंडक्टर के अक्रॉस, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और ध्यान से देखो आपका करंट कितना फ्लो किया, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहां पे ऋषिता ध्यान से देखना, ये जो चीज होती है ना, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो आई नॉट कितना आ जाएगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो अगर कैपेसिटर था तो आई नॉट कितना था, वी नॉट अपॉन एक्सी। अगर इंडक्टर है तो आई नॉट कितना है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। और इसको अपन लिखेंगे वी नॉट अपॉन एक्सएल। और एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल। सेम एक्सएल को बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को हम बोलते हैं ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। और ये आपका ओमेगा है मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल मतलब आपका इंडक्टेंस। तो जो साइन के साथ जो चीज बच जाती है ना, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आई नॉट यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा एल को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सएल। तो तुम सब ध्यान से देखो, इंडक्टर में यहां पे ओमेगा टी है, लेकिन यहां पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। तो याद रखना इंडक्टर के अंदर क्या होता है, इंडक्टर में करंट इज बिहाइंड वोल्टेज। याद है कैपेसिटर में क्या था, करंट अहेड ऑफ वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे प्लस पाई बाय 2 था, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 है। तो करंट इज बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो कोई तुम्हें पूछे कि मेरे पास खाली इंडक्टर है, मैंने एक इंडक्टर के साथ एसी लगा दिया,
तो बताओ क्या करंट और वोल्टेज साथ साथ चलेंगे? नहीं चलेंगे। अगर आप खाली इंडक्टर के अक्रॉस एसी लगाते हो तो आपका जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे होता है। तो वोल्टेज का एंगल क्या है? ओमेगा टी। करंट का एंगल क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वी नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और एल मतलब आपका इंडक्टेंस, एक्सएल मतलब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है कि आपका इंडक्टर एसी को कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। याद है एक्सी क्या था? एक्सी 1/ओमेगा सी था, पर एक्सएल क्या है आपका? ओमेगा एल। और याद रखना एक्सएल की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो आपकी ओम होती है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। अब तक कोई डाउट है तो पूछो, वरना एक पूरा न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा, अगला पूरा न्यूमेरिकल तुम लोगों को सॉल्व करना है। लिख लो, और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। ओके, आई होप। देखो डेरिवेशन तो देखो अपन याद कर लेंगे, फॉर्मूला कैसा आया सीख लेंगे, लेकिन अब फॉर्मूले को यूज करना सीखते हैं। तो एक पूरा क्वेश्चन तुम ध्यान से समझना मैं कैसे करता हूं। सपोज करो कि मेरे पास एक इंडक्टर है, मान लो 10 हेनरी का, और मैंने यहाँ पे एक नीचे एसी वोल्टेज लगा रखी है। मान लो वो वोल्टेज है आपका 10 साइन पाई टी, है ना। तो आपको बताना है क्या क्या बताना है आपको। एक तो आपको बताना है कि करंट की इक्वेशन क्या होगी, एक आपको बताना है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक आपको बताना है कि करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, एक आपको बताना है कि करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, एक आपको बताना है कि आपका एक्सेल क्या होगा, है ना, और एक आपको बताना है। हाँ चलो ठीक है, ये सब अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले आपको एल दे रखा है और साइन ओमेगा टी। तो तुम कंपेयर करो ध्यान से, देखो ओमेगा कितना है पाई, एल कितना है 10। ठीक है, तो एक्सएल कितना आ जाएगा? एक्सएल होता है ओमेगा एल, मतलब ये कितना आ जाएगा? 10 पाई ओम। आ गया ओमेगा इंटू एल। फिर आप आई नोट कैसे निकालोगे? आई नोट कैसे आ जाएगा? वी नॉट अपॉन एक्सएल। वी नॉट मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो कितनी है? 10। तो 10 अपॉन 10 पाई, 10 से 10 गया तो ये कितना आ गया? 1/पाई एम्पियर। ठीक है, ये तो आ गया आपका आई नॉट। और आपका आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस होता है आपका आई नॉट बाय √2। तो आई नॉट कितना है? 1/पाई, नीचे कितना है? √2 एम्पियर। फिर पूछो मैं आई एवरेज। आई एवरेज क्या होता है? 2/पाई आई नॉट। तो 2/पाई और आई नॉट कितना है? 1/पाई, ये आ गया एम्पियर। फिर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ आई की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो आई नॉट तो मैंने अपन ने वैसे ही निकाल दिया, 1/पाई साइन ओमेगा अपने को पता है कितना है? पाई टी। तो माइनस कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। तो ये आ गया आपका करंट की इक्वेशन। आया सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? अब भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। अब भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आई ये चीज तो पूछ लो कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया। आई, आई नॉट, आई आर एम एस, आई एवरेज, एक्सेल। अब भी इसमें डाउट है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जो तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन है ये। मेरे पास यहाँ पे एक इंडक्टर है, मान लो वो इंडक्टर है 100 हेनरी का, और मेरे पास नीचे एक एसी वोल्टेज मैंने कनेक्ट करी, और इस एसी वोल्टेज की वैल्यू है आपकी, हाँ सपोज करो 100 sin 2 पाई टी। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है क्या क्या बताना है आपको। एक तो आपको बताना है आई नॉट क्या होगा, एक आपको बताना है आई आर एम एस क्या होगा, एक आपको बताना है आई एवरेज क्या होगा, और एक आपको बताना है कि यहाँ पे आपका एक्सेल का वैल्यू कितना होगा, और एक आपको करंट की इक्वेशन लिख के बतानी है। सब ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी ट्राई करो सब लोग, कितना आ रहा है? देखो तुम कंपेयर करो तो आपका वी नॉट कितना है? 100 वोल्ट। एल कितना दे रखा है?
100 हेनरी, ओमेगा कितना दे रखा है 2 पाई। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओमेगा कितना दे रखा है 2 पाई, एल कितना दे रखा है 100 हेनरी, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। तो आप पहले एक्सेल निकाल लो, एक्सेल क्या आ जाएगा ओमेगा एल। ओमेगा कितना है 2 पाई, एल कितना है 100, तो ये कितना आ जाएगा 200 पाई ओम। फिर आई नॉट क्या होता है, आई नॉट आ जाएगा तुम्हारा वी नॉट अपॉन एक्सएल। तो वी नॉट कितना है 100 और एक्सएल कितना है 200 पाई एम्पियर। आई आर एम एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट बाई रूट 2, और ये कितना आ जाएगा 2 बाय पाई आई नॉट। और आई क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो सब वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 पाई साइन ओमेगा कितना है 2 पाई टी माइनस पाई बाय 2। ये आ गया तुम्हारा आई। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। देवांश, देवेश, वात्सल्य, विनायक, कोई डाउट है तो पूछो। श्रेया, ऋषिता, तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ है टॉपिक? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सबको क्लियर है? डाउट है? लक्षिता, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, समझ गया। पक्का? सर हो गया। तो अब तक हम लोगों ने तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए कि मैंने एसी को रेजिस्टर से कनेक्ट किया, मैंने एसी को कैपेसिटर से कनेक्ट किया, मैंने एसी को किससे कनेक्ट किया, इंडक्टर से कनेक्ट किया। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से देखना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फेजर डायग्राम्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फेजर डायग्राम्स। फेजर डायग्राम्स। अब इस टॉपिक को ध्यान से समझना कि फेजर डायग्राम होते क्या है। सब ध्यान से समझना। अगर मान लो कि मैंने एसी को खाली रेजिस्टर से कनेक्ट किया, तो आपका वोल्टेज कितना लगाया आपने वोल्टेज लगाया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आपका करंट कितना था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो फेजर कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। फेजर में आपका एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो कि ये वोल्टेज है, ये आपका क्या है, वोल्टेज का एरो है, और मान लो कि ये आपका एंगल कितना है ओमेगा टी। तो फेजर में हम ये बताते हैं कि आपके साथ साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं। तो यहां पे तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर आपका वोल्टेज इधर है तो आपका करंट भी कहां है, आपका करंट भी इस तरफ है। लेकिन याद रखना, करंट का एरो छोटा बनाना। वो वोल्टेज का एरो है, ये करंट का एरो है, और ये दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। और आपका दोनों में एंगल कितना है, आपका दोनों में एंगल है ओमेगा टी। उसी तरीके से मान लो कि मैं एसी वोल्टेज को कैपेसिटर के अक्रॉस लगाता हूं, तो वोल्टेज तो अपन ने उतना ही लिया, कितना लिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन अपना करंट कितना आया था, याद है? करंट अपना आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखो आपको दो एक्सिस बनानी है, इन एक्सिस का कोई मतलब नहीं है ना। पहले आप क्या करो, पहले आप वोल्टेज का एरो बनाओ। तो ये तो वोल्टेज का एरो है, और वोल्टेज का एंगल कितना है पाई बाय 2। लेकिन अब तुम ध्यान से देखना, यहां पे करंट का एरो कैसे बनाएंगे। देखो यहां पे करंट और वोल्टेज साथ साथ नहीं है। आपका करंट कितना आगे, पाई बाय 2, तो ये आपका करंट है, और यहां पे ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। ये आपका किसका एरो है, करंट का। और करंट का एरो छोटा बनाना, वोल्टेज का एरो बड़ा बनाना। और तीसरा, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एसी को किससे कनेक्ट किया, अपन ने एसी को कनेक्ट किया किससे, इंडक्टर से। और याद है इस केस में भी अपना वोल्टेज कितना था, अपना वोल्टेज था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन याद है यहाँ पे करंट कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहां पे अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा, तो मान लो कि ये तो तुम्हारा वोल्टेज है, ये एंगल कितना है ओमेगा टी। लेकिन इस केस में आपका करंट पीछे होता है, तो आपका करंट देखो पीछे है, और ये आपका करंट है आई, और आपका ये एंगल कितना है पाई बाय 2। बना दो तीनों फेजर डायग्राम। तो देखो रजिस्टर में दोनों साथ साथ, आपके ये कैपेसिटर है तो देखो आपका करंट आगे है, आपका इंडक्टर है तो देखो आपका वोल्टेज आगे है, आपका करंट पीछे है। तीनों बना लो। और किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये सारे फेजर डायग्राम बना लो,
और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो अगर आप रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो आपके दोनों साथ साथ हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है। ओह हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये ओमेगा टी होगा। सॉरी यार, सॉरी, ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी होगा वो। ठीक है, सबने बता दिया तीनों डायग्राम। इन तीनों डायग्राम में कोई डाउट है तो पूछो। सर ये इसका क्या मतलब हुआ कि करंट वोल्टेज आगे होगा और करंट पीछे होगा? इसका मतलब ये है कि जैसे मान ले तेरा करंट मैक्सिमम है तो उस वक्त तेरा वोल्टेज मिनिमम होगा। जैसे रजिस्टर के केस में क्या होगा, जब तेरा वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो तेरा करंट भी मैक्सिमम होगा। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। कैपेसिटर में क्या होगा, जब तेरा वोल्टेज मैक्सिमम होगा ना तब तेरा करंट जीरो होगा, क्योंकि कैपेसिटर को क्या होता है, चार्ज होने में टाइम लगता है। तो तू जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाएगा तो उस वक्त तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट को फ्लो करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट वोल्टेज साथ साथ नहीं चलते। करंट मैक्सिमम होता है तो आपका वोल्टेज मिनिमम होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट मिनिमम होता है। इस तरीके से चलते हैं वो लोग। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि वोल्टेज ज्यादा हो करंट ही फ्लो नहीं करे? देख, जैसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जब अपन बैटरी लगाते ना तो कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगता है ना। तो जैसे ही तो बैटरी हाँ। लगाएगा तो चार्ज होने में टाइम लगेगा, तो करंट फ्लो करने में टाइम लगता है। तो चाहे तूने वोल्टेज लगा दिया लेकिन करंट को फ्लो करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए इसमें फेज डिफरेंस आता है। तो वैसे तो कम टाइम तो बहुत ही ज्यादा बहुत कम लगता है, आपने हाँ बताया था तो 10 अरे रेज टू ये दी तो पावर बहुत माइनस। बहुत कम होगा ना। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाल के देखना, ओमेगा को तो 2 पाई बाय टी पुट करना, देखो पता पड़ेगा टाइम अपना माइक्रो सेकंड्स में होता है, बहुत कम होता है। हाँ सर। लेकिन होता है, कम होता है लेकिन होता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक तुम लिखो अपनी कॉपी में, एसी वोल्टेज। अब तीनों को कंबाइन कर रहे हैं हम। एसी वोल्टेज अप्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एलसीआर सर्किट। अब मान लो कि मेरी सर्किट में तीनों है, एल भी है, सी भी है, आर भी है। सपोज करो ये एल है, ये सी है और ये आर है। मान लो इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है। और इसके अक्रॉस सपोज करो कि मैं आपका एसी वोल्टेज लगाता हूं। आपका एसी वोल्टेज मान लो वी, जो भी मैं लगाता हूं वी। ठीक है, तो इस एलसीआर सर्किट को अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखो अपनी कॉपी में एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एलसीआर सर्किट, और लिखो अपनी कॉपी में सॉल्यूशन यूजिंग फेजर डायग्राम। सॉल्यूशन यूजिंग फेजर डायग्राम लिखो अपनी कॉपी में, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एलसीआर सर्किट, सॉल्यूशन यूजिंग फेजर डायग्राम। ठीक है, तो एक एलसीआर सर्किट बना लो अपनी कॉपी में ऐसे, एक एल बना लेना, एक सी बना लेना, एक आर बना लेना। नीचे इस संबल का मतलब है कि आपने क्या लगा रखा है, एसी वोल्टेज। सॉल्यूशन यूजिंग फेजर डायग्राम, हम क्या यूज करेंगे, हम फेजर डायग्राम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखो कैसे करेंगे, अब तुम सब मेरे साथ ध्यान से चलना। सपोज करो कि हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है और मैं उसका फेजर डायग्राम बना रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनना। मान लो कि आपका करंट इधर की तरफ है, ये मैंने क्या दे रखा है, तुम्हें करंट दे रखा है। क्या दे रखा है, सब ध्यान से सुनना, ये आपको मैंने करंट दे रखा है। तो आप खुद मुझे बताओ कि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो अगर करंट इधर है मतलब रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज होगा वो कहां पे होगा, वोल्टेज यहां पे होगा। करंट मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि अगर एलसीआर, अगर तीनों आपके सीरीज में लगे हुए हैं तो आप मुझे बताओ अगर तीनों कंपोनेंट सीरीज में होंगे तो तीनों में करंट सेम होगा कि नहीं होगा। सीरीज में सब में करंट सेम ही होगा, क्योंकि एक वायर से जो करंट जा रहा है वो सब में जाएगा। तो आई मैंने फिक्स कर दिया। तो याद है, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कैपेसिटर में कौन आगे होता है, सब जल्दी सोचो। कैपेसिटर में करंट आगे होता है, तो ये अगर आपका करंट है मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज कहां होगा, पीछे की तरफ। क्योंकि कैपेसिटर में कौन आगे होता है, करंट। वोल्टेज कहां पे होता है, पीछे। और आप मुझे बताओ इंडक्टर में कौन आगे होता है, इंडक्टर में करंट पीछे होता है और वोल्टेज क्या होता है, आगे। तो ये हो गया तुम्हारा इंडक्टर का वोल्टेज।
तो ये तो हो गया VL, ये हो गया VC, ये हो गया VR। करंट अपन ने फिक्स कर लिया कि ये करंट है, तो जहां पे करंट होगा रजिस्टर का वोल्टेज वही होता है, तो VR तो यहां पे आ गया। कैपेसिटर में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, तो ये करंट है, तो देखो वोल्टेज कहां है, पीछे की तरफ। और इंडक्टर में आपका वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, तो ये करंट तो ये रहा, वोल्टेज आपका आगे हो गया, तो ये आ गया आपका फेजर डायग्राम। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल π/2 है, ये एंगल कितना है, ये एंगल π/2 है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आपका VR तो उधर की तरफ है, ध्यान से देखो, आपका VL उधर की तरफ है, आपका VC नीचे की तरफ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो मैं इधर की तरफ लिखता हूं, VC माइनस VL। ये तो आपका रजिस्टर का वोल्टेज हो गया, VL उधर की तरफ है, VC इधर की तरफ है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ है और मान लो 20 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, 10। तो वही मैंने किया, VL उधर की तरफ है, VC इधर की तरफ है। सपोज करो कि VC ज्यादा है, सपोज VC ज्यादा है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, VC माइनस VL। तो VR आपका उधर की तरफ, VC माइनस VL इधर की तरफ, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर की तरफ। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ये आपका नेट वोल्टेज है, V इक्वल टू रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। V इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। और अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये टॉपिक मेरा नेक्स्ट क्लास में भी ये सेम टॉपिक कंटिन्यू होगा, है ना। अब ये टॉपिक में टाइम लगेगा, तो आज मैं खाली तुम्हें ये जो फॉर्मूला तुम्हें लिखवा रखा है ना, मैं खाली तुम्हें इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है। ये लिख लो, एक बार लिख लो, इससे पहले ये डायग्राम बनाओ, इस फॉर्मूले को लिख लो। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। अब मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन ट्राई कराता हूँ, सब ध्यान से लिखना। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं, सब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। हाँ पूछो। तो वो पीछे का रह गया, वो एक बार हाँ लिख लो इसको लिख लो। वैसे भी ये टॉपिक अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा, एक बार लिख लो, लेकिन मैं चालू यहीं से करूंगा। एक बार लिख लो, फिर इस टॉपिक के न्यूमेरिकल अपन खत्म करते हैं आज। ओके डन। अब सुनो, सपोज करो कि ये आपके पास एक रेजिस्टर है, ये आपके पास एक इंडक्टर है, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, और मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, और इस बैटरी का वोल्टेज है V इक्वल टू सपोज करो V0 sin ओमेगा t। अब मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 40 वोल्ट है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है। अगर कोई तुम्हें एग्जाम में ये क्वेश्चन देना, तो इसका मतलब समझना कि ये सब तुम्हें RMS वैल्यू दे रखी है। ये सब कौन सी वैल्यू दे रखी है, RMS। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। और ये V मतलब क्या है, ये VRMS मतलब कौन सा VRMS है, ये VRMS है आपका V0 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो, सॉल्व करो इसको। तो VR मतलब कितना हो गया 20 का स्क्वायर, VC मतलब 20, VL मतलब 40, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ 20 का स्क्वायर, 20 माइनस 40 माइनस 20, ये भी हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं, 20 रूट 2 वोल्ट। मतलब आपका VRMS कितना आया, VRMS आया 20 रूट 2। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये V0 कितना होगा, तो VRMS कितना होता है, V0 अपॉन रूट 2, ये आया 20 रूट 2, तो आपका V0 कितना आया 20 इंटू 2, ये आ गया 40 वोल्ट। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज 20 वोल्ट, तो कोई बंदा बोल रहा है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो याद रखना
ये आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दे रखा है, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दे रखा है, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दे रखा है। और नेट वोल्टेज तीनों को ऐड मत कर देना, ये नहीं कि तीनों सीरीज में तीनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि एसी में क्या होता है, आपके करंट और वोल्टेज साथ साथ भी चलते हैं। तो करंट तो मान लो तीनों में सेम है, लेकिन एक में तो आपका वोल्टेज इधर होगा, एक में आगे होगा, एक में पीछे होगा। तो इसलिए अपने को कैसे करना पड़ता है, इस तरीके से करना पड़ता है। और याद रखना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो आता है ना, वो आपका आरएमएस वोल्टेज होता है। कौन सा वोल्टेज होता है, आरएमएस। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज करो कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये आपके पास एक इंडक्टर है, ये आपके रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है। और मान लो आपको यहाँ पे मैंने एक एसी वोल्टेज दे रखा है ना। आपको दे रखा है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस है वो 20 वोल्ट, और कैपेसिटर के अक्रॉस है वो भी 20 वोल्ट। तो आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे ये जो एसी वोल्टेज है, जिसका वोल्टेज है V0 sin ओमेगा टी, तो आपको बतानी कि V0 की वैल्यू क्या होगी। ट्राई करो सब, क्या आएगा इसका आंसर। रेजिस्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस 20 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस 20 वोल्ट। पहले तो आप लिख लो अपनी कॉपी में VR है कितना। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना है, 10 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना है, 20 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, 20 वोल्ट। फिर आप V निकालो, और ये V कौन सा होता है, ये होता है VRMS। तो ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। तो ये 20 में से 20 तो गया 0, तो VRMS कितना है, 10 वोल्ट। और VRMS होता कितना है, V0 बाई रूट 2, ये है 10। तो आपका V0 कितना आया, 10 रूट 2 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन टू LCR सर्किट ही पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, मैं तुम्हें LR भी पढ़ाऊंगा, CR भी पढ़ाऊंगा, LC भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब सुनना, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले एक बार हो सके तो इस वीडियो को तुम एक बार वापस देख लेना। मैं इसको रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, इसके नोट्स तुम्हें भेज दूंगा। और आज का असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आज का असाइनमेंट सबमिट करना, और परसों वाला भी सबमिट करना, क्योंकि एसी अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो तुमसे नहीं होगा, है ना। ये तुम भूल जाओगे पूरा का पूरा। तो आज का LCR सर्किट के बेसिक क्वेश्चंस, आज जो डेरिवेशन कराया मैंने तुम्हें वो, 3 फेजर डायग्राम वो, और तुम्हारा एसी कनेक्टेड टू इंडक्टर, ये तुम्हें करना है। और कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। हाँ, निकाल सकते हैं ना। वात्सल्य V0 आ गया तो I0 निकाल सकते हैं। मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा परसों। I0 होगा V0 बाय Z, निकाल सकते हैं। आऊंगा मैं उस पर, ये सब टॉपिक आएगा अभी आगे सब। ठीक है, चलो ओके यार।